थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू स्टेज पे आने के लिए। जो आपने प्रेजेंटेशन दी नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन पहला सवाल मेरा ही आपसे ये होगा कि आपके पास जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई, जो एक फाइनेंशियल लिटरेसी आई, वो कौन सी एज में आई और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कब से स्टार्ट करना शुरू किया? ओके, मेरी जर्नी थोड़ी डिजास्टर्स थी। अर्ली बैक इन 2000 व्हेन आई वाज इन कॉलेज, सॉरी इंग्लिश हिंदी आई विल यूज द मिक्स ऑफ इट। बैक देन हर्षद मेहता का टाइम था। आज आप अगर कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं तो इमीडिएटली आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट तब 15 दिन का सेटलमेंट पीरियड चलता था। So of course those were the times of tips. I got the tip, I made immediately. Those days I hardly had 50 paisa in the pocket, but I made 22,000 from the first trade. But incidentally, within next one and a half year, I lost all of it. So of course this is my journey, and that's the learning which I took, is that basically अगर इस फील्ड में बने रहना है तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा. You cannot be on the tips, and of course this financial independence, I think the question was asked to ma'am as well, and there were very few hands raised कि आप entrepreneur बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं. The reason maybe in one of the institute we have asked and I have interacted, I think most of them must be carrying some amount of loan. So see, what my colleague has presented, what is important is that whatever you invest in equity market or mutual fund, right, it is the money which you should, it should not bother you too much. Because that's how you can, if you decide that I am buying this thing or XY thing for my house or a car, or then the moment you hit it, you will break it. The reason why people don't follow that discipline is because they have some other targets. Phone खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है. So this independence will come only if you park so much money, sir, that you don't get bothered about it, and it will keep compounding. That's what I will say. Of course, if you ask me, maybe I have been working with UT for last 24 years. I must have achieved it quite early in my life. So that's how I'll say it. Yes. तो आपको अपनी नीड और वांट में एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना होगा. काफी सारे सवाल आपके भी होंगे. किसका पहला सवाल है? प्लीज रेज योर हैंड. किसी को नहीं पूछना क्या? सब एकदम 107 करोड़ अभी के अभी बन गए? ठीक है, मेरे पास काफी सारे सवाल है, तो आई विल स्टार्ट विद माय क्वेश्चंस ओनली. और काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, लाइव भी जुड़े हुए हैं, उनके भी काफी सारे सवाल आ गए हैं. सबसे पहला सवाल ये है कि एसआईपी तो हम सबने सुना है, लेकिन स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड ये क्या होता है और क्या ये जो टूल है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके हैं या जिनके पास 10 लाख से ज़्यादा पैसा है जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सर ने बताया कि 500 रुपए में हम सब अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, पर जो इन्वेस्टर इवॉल्व हो चुके हैं जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, उनके लिए सेबी ने एक नई कैटेगरी बनाई है, और इस कैटेगरी में बेसिकली 10 लाख का थ्रेशोल्ड है. दैट्स द मिनिमम यू कैन इन्वेस्ट. इसमें रूल्स रेगुलेशन म्यूचुअल फंड जैसे ही होंगे, ट्रांसपेरेंसी भी म्यूचुअल फंड जैसी होगी, बट एक दिक्कत ये है कि जैसे म्यूचुअल फंड में आज हम डेरिवेटिव्स का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, लॉन्ग शॉर्ट नहीं कर सकते, तो एक ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाया जाएगा जो जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है. जैसे आप 107 करोड़ की जर्नी पहुंचना चाहते हैं, जैसे ही आप 2-3 करोड़ की नेटवर्क पे पहुंच जाए, मैं भी वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, थोड़े हाई रिस्क प्रोडक्ट्स हैं, तो एक इवॉल्व इन्वेस्टर्स के लिए ये कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप जाके डेरिवेटिव में नेट शॉर्ट नहीं कर सकते. आपके पास अंडरलाइंग स्टॉक नहीं है तो आप उसमें जाके डेरिवेटिव यूज करके शॉर्ट नहीं कर सकते. बट ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होंगे, इसमें जाके जो फंड में है आप नेट शॉर्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के कैटेगरीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं. तो ये थोड़ा एक हटके अलग प्रोडक्ट्स है. हम जैसे लोगों के लिए मुझे लगता है आज के लिए जो सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट है वो म्यूचुअल फंड, ये भी म्यूचुल फंड का ही हिस्सा है, बट ये आई थिंक बेसिक स्कीम्स हम सारे इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेटर रहेगा. एक काफी ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि मैं 10 साल तक एसआईपी क्यों करूं, मैं छोटा छोटा पैसा क्यों जमा करूं. इंस्टेड मेरे पास एक ऑप्शन है दैट इज नोन एज डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स में मैं एक बार में प्रीमियम देके केवल जो अमाउंट है वो मैं ज्यादा लेके जाऊंगा. नो डाउट उसमें जो रिस्क होता है वो भी हायर साइड में होता है, लेकिन जो उसमें रिवॉर्ड होता है
वो भी काफी ज्यादा होता है। और आज के जो जनरेशन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है डेरिवेटिव मार्केट से एज कंपेयर टू बेसिक कैश मार्केट। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हम डिफरेंस समझें इससे? इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। आप सभी ने सेबी के स्टडीज़ के बारे में सुना ही होगा, जिसमें जो भी लोग डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं मैक्सिमम पैसा गवा के ही आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मे बी दिस नंबर इज एज हाई एज 95-96% एज वेल। तो ये एक ज़्यादा इवॉल्व इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है कि आप डेरिवेटिव का यूज़ करें। मेरा कहना, आप जो बेसिक में शायद मैं अपने बेटे को भी यही कहता हूँ, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट यू स्टार्ट विद बेसिक एलोकेशन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, या आपको अगर म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिक स्कीम नहीं समझनी है, नहीं पकड़नी है, तो आप इंडेक्स फंड से अपनी शुरुआत कीजिए। बट फॉर समबडी हु डजंट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, because there are people sitting maybe in India, outside India, who just targeting the derivative market, or on an average retail investor इसमें पैसा गवा के जाता है। unless आपके पास specialized skill है आप उसमें participate कीजिए, otherwise आप basic simple product से ही शुरुआत कीजिए। Just to add to that, there was a report by SEBI which said 95% of people have lost money in F&O, and so 5% ने तो बनाया होगा, बट 5% में 3% ने नॉट इवन एफडी को बीट किया है, 2% ने बनाया, वो कौन है किसी को पता नहीं। सो नाउ विद दिस रिसर्च और रिपोर्ट फ्रॉम सेबी यू कैन अंडरस्टैंड हाउ रिस्की इट इज, दो इट लुक्स वेरी इजी, प्रीमियम पे करो और आप एक्सपोजर लेके ट्रेड कर सकते हो। जैसे सचिन सर ने बोला, इट्स नॉट दैट इजी। सो जस्ट टू ऐड टू व्हाट ही सेड, तो रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी है, बट हाँ रिस्क आपका जो है वो थोड़ा सा हायर साइड में। किसी को अपना सवाल पूछना है? यस, you'll get a mic. Right now there is a very popular word in the market, that is corporate blackmailing, which is done by corporate debt, corporate blackmailing, which is done by Indigo to pressure the government to follow their not to follow their policies. So, as a investor, as a fund manager, you try invested 1% in Indigo. So, would your investing style will change because Nifty Can you please speak in the mic? Interglobe Aviation is a Nifty 50 company which is trusted by most of the people, and which said that it's the safest investment in the market. So, what your stance in this? see any corporate, so I'll restrict my response to this. I will not respond to Indigo specifically. We are not allowed to speak about the company, but as far as what I will say is that when we look to invest in any company, of course companies will have their ups and downs. There will be corporate events which will happen for any company, any listed companies. And the businesses, if you are running a business, if you are taking a risk, of course risk means there will be some level of incidents which will happen. What you have to pay attention is how solid, fundamental as a investor, right? What I am looking for is that company कितना cash flow generate कर रही है, उस cash flow का outlook क्या है future का. Will this incidents result in serious action from XYZ entity, be it the government entity or maybe consumer forum or other entity? Will that affect the future cash flow of the company significantly? Yes or no? If it is immaterial, maybe short term में क्या होता है कि short term में हो सकता है which is where the opportunities in the stock market get created. हो सकता है एक साल के लिए उसकी profit dip कर जाए, रिजल्टेंट लोग उसको देख के बेच दें, क्योंकि लोग शॉर्ट टर्म का व्यू ले रहे हैं, 6 महीने का, 1 साल का व्यू ले रहे हैं. दैट मे बी अ क्लासिकल गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनी ऑफ यू हु आर स्टडी, हु हैज क्रिएटेड एन एक्सपर्टीज इन दैट स्पेसिफिक सेक्टर, और अ कंपनी कैन सी दैट फ्यूचर की कैश फ्लोज में कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 साल का आउटलुक लेके लोगों ने उसका स्टॉक काफी कुछ गिरा दिया है, तो देन यू शुड बी टेकिंग अ पोजिशन. बट एज अ इन्वेस्टर यू शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ द कैश फ्लोज, राइट? And these noise flows will keep coming across the companies. Across the companies, I'm saying, not just one or two or specific companies. So that's my response. किसी और को अपना सवाल पूछना है? 1 lakh. Yes. Please, Mike. What about ULIP and ETFs? Yeah. Yeah, same question. What about ULIPs and ETFs? Which category do they come out?
Do they overlap? So ULIP is basically a category more from the insurance perspective, right? Wherein it's a bundled product, wherein they are selling you insurance as well as they are selling you investment forms. It can be equity or fixed income. That's one bundling mostly from the insurance companies, which is sold to the investors, because investor को सबको चाहिए कि basically insurance perspective the best product for anyone is the term insurance, कि मैंने इतना आपको आपकी लाइफ इंश्योर करनी है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि मैं हर साल का हर महीने का इतना पैसा दूंगा, and if you end of the day you won't get anything because you're just paying for the insurance, right? But because that's hard for investors to assume कि मैंने पैसा दिया और कुछ नहीं मिलेगा, that's why it's a bundled product. ETF is a separate category. ETF is basically Nifty ETF. For example, I'm just taking one ETF as a name, जिसमें it's a low cost product for you. जिसमें आप एक ETF खरीदते हैं, आपको समझिए निफ्टी में रिलायंस में 10% का प्रोपोर्शन है, HDFC में 8% का प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन में यू आर द ओनर. लेट्स से यू इन्वेस्टेड 100 रुपीज इन द ETF, you will get that proportion. So it's basically reflecting what is the underlying index, and this is the lowest cost product. From investors' perspective, maybe there are 10 or 15 paisa or 20 paisa charge which keeps accruing to you compared to some of the other schemes which will charge you slightly higher. So they are different products. ULIP is mostly a different product, and ETF is a different product. So, in your recommendation to the youngsters, what from their point of view of returns and safety and distribution of the portfolio? So, like I started, anyone who's starting a journey confused about how risky the market is, मुझे मार्केट में बहुत पैसा बनाना है बट कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, मुझे लगता है easiest way for them is maybe ETF as a product, और वो नहीं करना है तो easier for you to access is any index fund which is sold by the mutual funds. ETFs are also our products, but you should start that journey immediately with that product. 500 रुपए तो हर कोई अफोर्ड कर ही सकता है. ULIP is a complicated product because अगर insurance is bought because you are trying to insure your dependents. अभी आपके ऊपर immediately तो कोई dependent है नहीं, तो I don't think you should be looking to buy a bundled product because effective return उसमें शायद potentially कम होगा. Potential return pure equity perspective से ETF is a better product from investors perspective. काफी सारे सवाल हमने पूछ लिए. थैंक यू मिस्टर रेड्डी, थैंक यू मिस्टर त्रिवेदी. ये सारे ही जो क्वेश्चंस थे उनको आंसर करने के लिए. एंड आपके अगर कोई और सवाल हो तो पर्सनली आप इन दोनों ही जन से मिल सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको ये कोशिश करेंगे एड्रेस करने की. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस हियर.